कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक ओल्ड वुमेन को दिखाया जाता है। इस वक्त उसके हाथों में एक बॉक्स था और उसी बॉक्स को लेकर के वो न जाने क्या सोच रही थी। कुछ समय के बाद अचानक से वो अपना बैग पैक करती है और कहीं पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वो दूर दरार का सफर तय करने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर हर तरफ बर्फ गिर रहे थे। बर्फ गिरने की वजह से रास्ते के बारे में उसे सही से पता नहीं चल रहा था। एमा को नहीं पता था कि उसे कहां पर जाना है, इसलिए वो मैप का इस्तेमाल कर रही थी। मैप में अपने रास्ते को देखने के बाद वो आगे बढ़ती है और थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद वो एक घर के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर एक आदमी था जो अचानक से एमा को देख करके डर जाता है। एमा उससे कहती है कि मुझे हिल्डा झील के पास जाना है, वो कहाँ पर है। उस आदमी का नाम था मार्क। वो एमा को बताता है कि तुम्हें अपनी कार लेकर के पहाड़ी के उस पार जाना होगा। एमा उसे शुक्रिया कहती है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठ करके उस झील के पास चली जाती है। वैसे ये झील काफी बड़ी थी लेकिन बर्फ पड़ने की वजह से कोई डर नहीं था। यहाँ पर पहुँचने के बाद एमा अपने बैग में से फिशिंग रोड निकालती है और एक जगह पर बैठ करके फिशिंग करने लगती है। इसके कुछ समय के बाद वो वही बॉक्स निकालती है। बॉक्स को देखने के बाद वो पुरानी यादों के बारे में सोचने लगती है। उसके हस्बैंड का नाम था कार्ल। जवानी के दौर में ये दोनों फिशिंग करने के लिए अक्सर इसी झील के पास आया करते थे। ये बहुत ही खास जगह है, इसलिए यहाँ की यादों को एमा भुला नहीं पा रही है। इसके बाद वो बॉक्स को खोल करके अपने हस्बैंड को याद करके रोने लगती है। आगे वो कुछ करती उससे पहले ही उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो जल्दी से जा करके अपने कार के पीछे छुप जाती है। तभी वो एक लड़की को किसी से डर करके भागता हुआ देखती है। उस लड़की को मार्क ने किडनैप किया था। वैसे वो लड़की भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन मार्क उसे पकड़ लेता है। एमा समझ जाती है कि ये किडनैपिंग है। वो जल्दी से कार को लेकर के झील में चली जाती है और सारे सामान को अपने कार में रख लेती है। लेकिन जब वो ऊपर दोबारा जाने लगती है तो उसका टायर फंस जाता है। बर्फ गिरी हुई थी और ढलान वाली जगह थी, इसलिए उसकी कार ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। उसने सोचा कि कॉल करके पुलिस को बुला लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। इसके बाद वो पैदल ही वापस से मार्क के घर पर जाती है, जहाँ वो छुप करके मार्क के गतिविधियों पर नजर रखने लगती है। कुछ समय के बाद अचानक से मार्क जा करके अपने गाड़ी में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। एमा के पास ये काफी अच्छा मौका था। वो जल्दी से घर के करीब जा करके दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे खिड़कियां नहीं खुलती हैं। लेकिन घर के पीछे के साइड में एक छोटी सी जाली वाली खिड़की थी, जिससे वो उस लड़की को देख लेती है जिसे मार्क ने किडनैप करके बेसमेंट में बंद करके रखा था। एमा लिख करके उस लड़की को बताती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। एमा को लगा कि घर के अंदर कोई और भी हो सकता है, इसलिए वो बोलती नहीं है। तभी अचानक से वो गाड़ियों को आता हुआ देखती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर के छुप जाती है। इस बार मार्क अकेला नहीं था, बल्कि वो अपनी बीवी के साथ आया था, जिसका नाम था जूडी, और उसके पास एक स्नाइपर भी है। इसके बाद जब जूडी घर के अंदर जाती है तब वो उस लड़की को देखती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। दरअसल जूडी के कहने पर ही मार्क ने इस लड़की को किडनैप किया है। जूडी उस लड़की के साथ कुछ करने वाली थी। एमा खिड़की के पास छुप करके इनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद एमा वापस से अपने कार के पास चली जाती है कुछ सामान को इकट्ठा करने के लिए। इधर जूडी जैसे ही घर के बाहर आती है तब हम उसके नाक से खून गिरता हुआ देखते हैं, जिसका साफ मतलब था कि उसे कोई खतरनाक वाली बीमारी हुई है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक दस्ताना दिखाई देता है, जिसको देख करके वो घबरा जाती है। इसके बाद जब वो जल्दी से जा करके खिड़की पर देखती है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर कोई आया था। यहाँ पर उसे पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे। इसके बाद वो अंदर जाती है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि ये दस्ताना किसका है। हालांकि मार्क कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये किसका है, लेकिन जब वो उस पर चिल्लाती है तब वो बता देता है कि कुछ समय पहले एक बूढ़ी औरत आई थी जो मुझसे किसी झील के बारे में पूछ रही थी। हमें उससे कोई डर नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। हालांकि जूडी कहती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, हमें चल करके उसे ढूंढना होगा। इसके बाद जूडी अपनी स्नाइपर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ झील की तरफ जाने लगती है। झील में इन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है, जिसे एमा ने जानबूझ करके बना रखा था। घर के अंदर चेक करने के लिए मार्क जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर पड़ता है। वो तो शुक्र था कि मौके पर जूडी यहाँ पर थी जो उसे पानी से बाहर निकाल लेती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये सब कुछ एमा का प्लान था। इन्हें यहाँ पर फंसाने के बाद वो जल्दी से भाग करके घर पर जाती है उस लड़की को बचाने के लिए। वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ करके जैसे ही अंदर जाती है तो वो उस लड़की को देखती है। लड़की के मुंह पर टेप लगा हुआ था, जिसे एमा निकाल देती है और फिर उससे उसका नाम पूछती है। उसका नाम था लिया और वो एमा से कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। लिया के हाथों को जंजीरों से बांधा गया था, उसमें ताला लगा हुआ था, इसलिए उसे खोल पाना आसान नहीं था। एमा कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैं इस ताले को खोलने के लिए कोई जुगाड़
जुगाड़ करने जा रही हूँ। इसके बाद एमा ऊपर जाती है और जल्दी से पानी को गैस पर गिरा देती है। इसके बाद वो पानी से आग को बुझा देती है। घर में जितने कपड़े थे सारे कपड़े को वो पानी से गीला कर देती है। इतना सब कुछ करने के बाद वो जल्दी से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तभी जूडी उसे गन से शूट कर देती है। शुक्र था कि गोली उसके बाएं हाथ पर जाकर लगा। वो जल्दी से कार के पीछे जाकर के छुप जाती है। जब जूडी अपने गन को रिलोड करने लगती है तब एमा जल्दी से भाग करके जंगल की तरफ चली जाती है। इसके बाद जूडी जल्दी से घर आती है और वो सीधा बेसमेंट में जाती है लिया को चेक करने के लिए। लिया को यहाँ पर देख करके उसे तसल्ली होती है। पानी में भीगने की वजह से मार्क की हालत खराब हो चुकी थी। उसे हाइपोथर्मिया की बीमारी थी, इसलिए वो गर्म पानी से नहा भी नहीं सकता था। घर का सारा कपड़ा पानी में गीला हो चुका था, इसलिए उसे ढकने के लिए भी कुछ नहीं था। जूडी कहती है कि हम चल करके कार के अंदर बैठ सकते हैं। इसके बाद हम एमा को देखते हैं। उसे गोली लगी हुई थी। वो सीधा भाग करके अपने कार के पास आती है। वो मेडिकेट ढूंढ रही थी लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए जख्मों पर बर्फ लगा करके खून को रोकने लगती है। जब अचानक से एमा की नजर अपने उंगलियों पर पड़ती है तब उसे मालूम चलता है कि उसने अपने हस्बैंड की रिंग को कहीं गुम कर दिया है। वो जा करके उस रिंग को हर तरफ ढूंढती है लेकिन वो रिंग उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो बॉक्स ले करके उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसने छोटा सा घर बनाया था। यहाँ पर आकर के वो चारों तरफ रिंग को ढूंढती है लेकिन उसे रिंग कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जिस दिन कार्ल ने एमा को वो रिंग दी थी। उस बॉक्स के अंदर एमा को रिंग दे करके उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, इसलिए ये बॉक्स एमा के लिए काफी स्पेशल हो चुका था। पुरानी यादों को ताजा करते हुए उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी उसे यहाँ पर मार्क की गन पड़ी हुई दिखाई देती है जिसमें एक आखिरी गोली बची हुई थी। एमा उस गन को लेकर के अपने पास रख लेती है। इसके बाद हम जूडी को देखते हैं जो मार्क के साथ में कार में बैठी हुई थी हीटर को चालू करके। जूडी ने कोई दवाई खा रखा था क्योंकि उसे कोई बीमारी थी। जूडी कार से बाहर निकलती है और वो मार्क से कहती है कि हमें जल्दी से चलना होगा, डॉक्टर कभी भी आ सकते हैं। इसके बाद ये दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं और कपड़ा पहन करके रेडी होते हैं। मार्क कहता है कि आखिर वो काम हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। जूडी कहती है कि उस काम के लिए सफाई चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है। वो औरत यहाँ पर कभी भी आ सकती है, इसलिए तुम सामान रेडी करो, मैं लड़की को बाहर निकालती हूँ। इसके बाद जूडी जा करके उस लड़की को बाहर निकालती है और उसे अपने कार में बैठा करके उसे लॉक कर देती है। फिर वो मार्क से कहती है कि सारा सामान लेकर के झील के पास पहुंचो, मैं लड़की को लेकर के आ रही हूँ। लेकिन तभी मार्क को इस बात का एहसास होता है कि उसके पास उसकी गन है ही नहीं, उसने गन को कहीं पर गिरा दिया। जूडी उससे कहती है कि यार तुम कितने लापरवाह इंसान हो। फिर वो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। भाई साहब देख लो, बीवी को ऐसे झेलना पड़ता है। खैर इसके बाद मार्क बेचारा सारा सामान ले करके जल्दी से झील के पास पहुंचता है और सब कुछ सेटअप करने लगता है। एमा छुप करके उसे देख रही थी लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कर क्या रहा है। जब घर पर कोई नहीं था तब एमा जल्दी से घर पर जाती है लिया को बचाने के लिए। जूडी को इन सब के बारे में पता था, इसलिए वो लिया को लेकर के यहाँ से निकल गई थी। एमा के हाथों में गोली लगी हुई थी और वहाँ से लगातार ब्लड निकले जा रहा था, इसलिए वो कुछ टूल वगैरह ढूंढती है जिससे वो अपने जख्मों पर टाका मार सके। ये करना इतना आसान भी नहीं था लेकिन वो अपने जख्मों पर टाका मारती है जिसकी वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। इसके बाद जब वो घर के बाहर आती है तब उसे कार के अंदर बिस्किट के कुछ पैकेट दिखाई देते हैं। उसे जोरों से भूख लगी हुई थी, इसलिए वो गेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन गेट नहीं खुलता। इसके बाद वो जाकर के एक हथौड़ा लेती है जिससे वो कांच को तोड़ देती है। गेट खोलने के बाद जब वो बिस्किट के पैकेट को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो सिर्फ पैकेट है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि कार के अंदर उसे एक रेडियो दिखाई देता है। वो जल्दी से रेडियो को चालू करती है और उस पर आवाज लगाने लगती है। कुछ समय के बाद सामने से एक आवाज आती है जो एमा से कहती है कि धीरे बोलो, आखिर हुआ क्या है। एमा उसे बताती है कि यहाँ पर किडनैपिंग हुई है, 2 लोगों ने एक लड़की को किडनैप कर रखा है। इसके बाद वो रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन के बारे में बताती है। वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले यहाँ पर मार्क आ जाता है जो उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकालता है। वो एमा को मारने की कोशिश करता है लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को बचा लेती है। एमा के पास हथौड़ा था जिससे वो मार्क के पैरों पर हमला कर देती है। इसके बाद एमा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो कार के अंदर से गन ले लेती है और उसे मार्क के ऊपर तान देती है। एमा उससे इतना पूछती है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, जिस पर मार्क उसे बताता है कि मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, मेरी बीवी मुझसे ये सब करवा रही है। जिस लड़की को हमने किडनैप किया है वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अपनी बीवी के कहने पर मैंने उस लड़की को किडनैप किया। उसे जान प्यारी नहीं है, इसलिए मेरी बीवी उसके शरीर से कुछ लेना चाहती है ताकि वो अपनी बीमारी को ठीक कर सके। एमा वापस से रेडियो को चेक करती है लेकिन हाथापाई के दौरान वो टूट चुका था। मार्क उससे कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ करके हॉस्पिटल जा रहा था, वो मुझसे ये सब कुछ जबरन करवा रही थी। इसके बाद मार्क अपने पास
से वही रिंग निकालता है जो एमा ने खो दिया था। रिंग को वापस से पा करके एमा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये उसके हस्बैंड का आखिरी निशानी था। एमा उससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम कार में बैठोगे और यहाँ से सीधा पास के शहर में जाकर के अपना इलाज करवाओगे। जाने से पहले वो एमा को गन की गोलियां देता है। इसके बाद वो अपनी कार को लेकर के यहाँ से सीधा निकल जाता है। लेकिन बेचारे की किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद जूडी कार लेकर के उसके सामने आ जाती है। उसे मालूम चल जाता है कि मार्क यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैंने हर बार बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है अगर मेरा काम पूरा नहीं होगा तो मेरा क्या हाल होगा? जिस पर मार्क उससे कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है अगर हम अपने काम में सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा? एक बार सोचो उस लड़की के साथ क्या होगा। तुमने जिस डॉक्टर को बुलाया है अगर वो नहीं आया तो मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि ये गलत है। जूडी कहती है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं मर रही हूँ और मुझे ठीक होना है और अब तुम भी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी जूडी उसके ऊपर गन तान देती है। अब उन लोगों के बीच में क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। हम एमा को देखते हैं जो गन को अपने पास रखती है और कार को न्यूट्रल करने के बाद उसे झील की तरफ धक्का दे देती है। यहाँ पर वो एक बार फिर से उस पल के बारे में सोचने लगती है जिस पल वो प्रेग्नेंट थी। उसका 9 महीना पूरा हो चुका था और बच्चा कभी भी आ सकता था। अचानक से जब उसके पेट में दर्द होता है तब काल उसे लेकर के भागकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि इनका बच्चा दुनिया में तो आया लेकिन वो जिंदा नहीं था। यहाँ काल उसका हौसला बढ़ाते हुए उससे कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। इतना दिखाने के बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। एमा ने कार के ऑयल टंकी में एक कपड़ा रखा और उसे जला दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके की वजह से धुआं आसमान में फैल गया। इसी धुएं की वजह से रेस्क्यू टीम आसानी से एमा को ढूंढ लेती है। रेस्क्यू टीम की तरफ से 2 लोग आए थे और उनके पास स्नाइपर था। एमा इन्हें समझाते हुए इन्हें बताती है कि वो मैं थी जिसने रेडियो पर तुमसे बात की। एक पति पत्नी है, उन्होंने ही एक लड़की को किडनैप किया है और वो उस लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं, हमें जल्दी से चल करके उसे बचाना होगा। इन्हें जब मालूम चलता है कि एमा के पास एक गन है तो ये लोग एमा से उस गन की मांग करते हैं। ये लोग एमा से कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं इसलिए हमें तुम पर भरोसा नहीं है, अगर तुम चाहती हो कि इस मामले में हम तुम्हारी हेल्प करें तो ये गन हमें दे दो। एमा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए वो गन इन्हें दे देती है और फिर इन दोनों को लेकर के घर के पास जाती है, जहाँ काफी सन्नाटा था, घर के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एमा इन्हें समझा करके इन्हें बताती है कि वो बहुत खतरनाक है, उसके पास एक स्नाइपर है और वो डरती नहीं है, वो किसी को भी शूट कर देती है। लेकिन ये लोग भी काफी फॉर्म में थे। दोनों अपनी स्नाइपर लेकर के कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। कार के पास पहुंच करके जैसे ही गेट खोलने वाले थे तो उसी वक्त यहाँ पर जूडी आ जाती है जो अपने स्नाइपर से इन दोनों को शूट कर देती है। इसके बाद वो लगातार कार पर फायरिंग करके एमा को मारने की कोशिश करती है। एमा जल्दी से लॉकर में से गन निकालती है और कार से बाहर आ जाती है। वो गन से जूडी के पैरों पर शूट करती है जिसकी वजह से जूडी नीचे गिर पड़ती है। मौके का फायदा उठा करके एमा भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी जूडी उसे शूट करने लगती है। वो तो शुक्र था कि जल्दी से वो कार के पीछे जा करके छुप जाती है और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसने मार्क को मार दिया है। वो जल्दी से भाग करके कवर में जाने लगती है लेकिन जूडी अभी भी लगातार उस पर फायरिंग किए जा रही थी। फायरिंग करने की वजह से लकड़ियों का ढेर उसके ऊपर गिर पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब एमा और काल ये दोनों बूढ़े हो चुके थे। बुढ़ापे तक इन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया और वैसे इनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। बुढ़ापे के टाइम में काल अपने आखिरी दिनों को गिन रहा था। उसे कोई बीमारी थी और उसी बीमारी को वो जूझ रहा था। एक दिन टेबल पर बैठे बैठे ही उसकी मौत हो जाती है। कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि एमा अभी भी जिंदा है। जूडी ने एमा को लिया के साथ बेसमेंट में ला करके बंद कर दिया था। इन सब की वजह से लिया काफी डरी हुई थी, वो रो रही थी। यहाँ पर वो एमा को बताती है कि उसने अस्पताल में कई बार सुसाइड करने की कोशिश की और उसी अस्पताल में ही इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। एमा उसे हौसला देते हुए उससे कहती है कि हम यहाँ से सही सलामत जिंदा बाहर निकल जाएंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एमा का बॉक्स उसके पास में ही था। बॉक्स में से वो टूल निकालती है और अपने हथकड़ी को खोलने की कोशिश करने लगती है। ये करना काफी मुश्किल नहीं था, वो आसानी से खुद को हथकड़ी से आजाद कर लेती है। इसके बाद वो जल्दी से जा करके दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बाहर से बंद था। बेसमेंट में एक दूसरा भी दरवाजा था जिसे वो जा करके खोलने लगती है। वैसे तो वो दरवाजा खोल करके बाहर तो आ जाती है लेकिन इस बारे में जूडी को पहले से ही पता था। स्नाइपर लेकर के वो एमा के पास आती है और उसे वापस से बेसमेंट में बंद कर देती है। अब एक बार फिर से हमें उस आखिरी सीन को दिखाया जाता है जब काल की मौत हो जाती है। काल को जलाने के बाद उसके राख को लेकर के एक बॉक्स
बॉक्स में आते हैं और वो एमा को बताते हैं कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी राख को हेल्डा झील में फेंका जाए। मतलब कि एमा उस हेल्डा झील के पास इसलिए गई थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड के अस्थियों को वहाँ पर फेंकना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके साथ ये सब कांड होने लगा। जूडी ने एमा और लिया इन दोनों को उस कैंप में लेकर जाती है जिसे मार्क ने झील के पास बनाया था। कैंप के अंदर डॉक्टर का ढेर सारा टूल वगैरह रखा हुआ था। यहाँ पर जूडी एमा से बॉक्स खोल करके उसमें से मशीन बाहर निकालने के लिए बोलती है। जब वो मशीन को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो लीवर ट्रांसप्लांट करने वाली मशीन है। इससे वो समझ जाती है कि जूडी को लीवर की कोई समस्या है। यहाँ पर एमा उसे समझाते हुए उससे कहती है कि ये अभी बच्ची है, इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करूंगी, तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। लेकिन जूडी उसकी एक भी बात नहीं मानती। वो एमा से लिया को चुपचाप टेबल पर लेटाने के लिए कहती है। लिया को बचाने के लिए एमा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। वो लिया को टेबल पर लेटाती है और उसे टेप से बांध देती है। काम पूरा होते ही जूडी एमा को शूट कर देती है। इसके बाद जूडी खुद ही लिया का ऑपरेशन करने लगती है। वो उसके शरीर से लीवर को निकालने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से एमा उठ जाती है और वो पीछे से जूडी पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान कैंप में आग लग जाती है। फाइट के दौरान दोनों कैंप से बाहर निकल जाते हैं। जूडी ने एमा पर हमला किया जिसकी वजह से वो जख्मी होकर के गिर पड़ती है। इधर जो लिया थी वो टेबल से बनी हुई थी और कैंप में आग लगी हुई थी। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से वो टेप को काट करके खुद को आजाद कर लेती है। इसके बाद वो जल्दी से भाग करके कैंप से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि जूडी ने एमा को जख्मी कर दिया है और वो एमा को घसीटते हुए गड्ढे के पास लेकर जाती है। यहाँ एमा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो जूडी पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो अपने हाथ के साथ उसके पैर को हथकड़ी में लॉक कर देती है। यहाँ तो वही सीन हो गया कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। एमा खुद तो झील के अंदर जाती है और वो साथ जूडी को भी लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से जूडी की मौत हो जाती है। इधर एमा मरने से पहले बॉक्स को खोलती है और अस्थियों को पानी में गिरा देती है। इस तरह से वो अपने हस्बैंड के आखिरी ख्वाहिश को पूरा करती है। आखिरी सांस में अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए पल को याद करते हुए अमर हो जाती है। लिया की जान बच जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।